ये बड़ा मसला होता है यार, देखो जहन से निकल जाता है ना, आप क्लास के एंड में याद दिला रहे हो तो ये मसला हो गया। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा और नोट्स वगैरह आपने लिख लिए होंगे। असल में कल की क्लास में पता क्या हुआ था, कल की क्लास में माइक जो था वो रिकॉर्डिंग में ऑन नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से क्लास तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। समझ रहे हो बात को? आज मैंने आवाज़ की सेटिंग कर ली लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। ये मसले ये जो है ना, ये बड़े मसले होते हैं भाई ओबीएस के अंदर, ये याद दिला दिया करो कि जो है ना। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा यार, पहले ओबीएस के अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली माइक इनेबल हो जा रहा था, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मुझे खुद जाकर के वहाँ पे माइक करनी पड़ी सेटिंग बार बार, और रिकॉर्डिंग इस वजह से जो है ना मेरे ध्यान से निकल जा रही है ऑन करना। 5 वी आर यूजिंग दैट हिडन टाइप। देखो हिडन टाइप हम, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी यूज़ करो, एक फीचर है आपके पास कि भाई अगर आप चाहो को यूज़ करना तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। ये एक आपके पास टैग है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि देखो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाऊँ कि HTML5 के अंदर ये टैग्स ये टैग्स ये टैग्स या ये टाइप्स मौजूद हैं, और मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि फिर मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊँ कि हम इनको प्रोफेशनली कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वजह से आपको बता दिया कि यार ये हिडन टैग है मेरे पास, इसको चाहो तो कर लो यूज़, चाहो तो ना यूज़ करो, अब इट्स अप टू यू। ठीक है, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो हिडन टैग्स का हम इतना खास यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे इकरा और कवल, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए? अगर नहीं हुए तो मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूँ। ठीक है, अच्छा कल वाली जो क्लास है ना वो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है। अब जाहिर बात है आवाज़ तो उसमें मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो वहाँ पे यानी कि वीडियो चल रही है अगर उसको समझ पाओ तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पाओ तो मुझे बता देना, मैं जो है जो कोई मसले होंगे वो बता दूंगा आप लोगों को अलग से। बट आई होप, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि सब ने कल की क्लास ली थी तो सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर अभी भी कुछ मसले हैं या कुछ चीज़ परेशानी है तो आज की क्लास में कन्फर्म कर लो उसको, और फिर आज जाके घर जो है ना लाजमी एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लो। जिसके पास सिस्टम है वो लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस करता चला जाए, इसके पास नहीं है तो कोशिश ये करे कि वो भले से कॉपी के ऊपर जो है ना टैग्स लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले ताकि उसको टैग्स याद हो जाए बिल्कुल। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, HTML5 डेट इनपुट। ठीक है, अब हमारे पास आपने देखा होगा फॉर्म्स के अंदर के डेट की भी एक इनपुट की फील्ड आ रही होती है कि आप क्लिक करते हो और आपके पास पूरा कैलेंडर ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो वो कैसे लेकर आते हैं, तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे एक लेबल दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि डेट। ठीक है, और पे जाकर के भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई डेट। ठीक है, अच्छा अब इनपुट के अंदर मैं जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे डेट का ऑप्शन ला के दिखाओ, और मैं यहाँ पर भी डेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद देखना थोड़ा सा मैं अगर नीचे आऊँ, देख रहे हो डेट का ऑप्शन आ गया मेरे पास। अब मैं जैसे ही कैलेंडर पे क्लिक करूँगा मेरे पास पूरा कैलेंडर ओपन हो गया। मैं यहाँ से सितंबर अक्टूबर कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। इवन मैं यहाँ से जो मेरा ईयर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे अपना ईयर चाहिए 2022 नहीं चाहिए मुझे, या मुझे कोई और ईयर चाहिए तो मैं यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देख रहे हो, तो ये बेसिकली आपकी डेट की फील्ड है। और साथ में अगर आप सबमिट का बटन लगाना चाहो तो यहाँ पे इनपुट लगा दो सबमिट। ठीक है, सबमिट का बटन बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपके फॉर्म को जो है ना सबमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबमिट लगा दिया। अच्छा इसकी वैल्यू दे दो सबमिट करिए। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास साथ में एक बटन आ जाएगा सबमिट का। थोड़ा सा पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। अच्छा ठीक है, देखो बटन आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर है? अच्छा आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई टाइप होती है डेट, ये हमने देख ली यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई अच्छा अब यहाँ पे देखो चीज़ें ना और इंटरेस्टिंग हो रही हैं। ईमेल, क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम चाहें तो डायरेक्टली ईमेल भी ले सकते हैं, अगर ईमेल के अलावा कुछ और चीज़ एंटर करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे कैसे, एग्जैक्टली
अब देखो इनपुट के अंदर हम आए और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो देखो ये मुझे दे रहा है इनपुट ईमेल। अब मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ ईमेल, आईडी में मैं दे देता हूँ ईमेल, लेबल में दे देता हूँ ईमेल, और इसकी में जो टाइटल है वो भी मैं ईमेल दे देता हूँ। और मैं जैसे सेव करके अपने फॉर्म के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे होपफुली ईमेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ईमेल लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ और अब मैं यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसने यहाँ पर ऑटो सजेस्ट कर दिया। अब देखो नीचे देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, बिल्कुल बॉटम पे देखो लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, एम इज मिसिंग। देखो आगे लिखा हुआ है एम इज मिसिंग एन एट द रेट, यानी कि इसने कहा कि भाई एम मैंने लिख दिया सिर्फ, सही है। अब अगर सिर्फ इनपुट टेक्स्ट होता मेरे पास तब मेरे पास एम एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब क्या है कि मेरे पास ईमेल है तो मैं हर हाल में यहाँ पे एट द रेट इंक्लूड करूँगा नहीं, तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्या कह रहा है कि भाई प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग। अब कह रहा है कि एट द रेट के बाद देखो, अब क्या कह रहा है एट द रेट के बाद डॉट भी लगाओ। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है बॉटम पे, देखो नीचे ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है कि डॉट भी लगाना आपको ज़रूरी है, और साथ में लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट। अब कह रहे हैं कि इज यूज एट अ रॉन्ग पोजीशन, कह रहा है कि भाई आपने रॉन्ग यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर अपनी पूरी ईमेल यूज़ करता हूँ तो अब मुझे कोई एरर नहीं देगा ये। ठीक है, अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं आगे। अब यहाँ पर आइए यूआरएल, कि भाई मिसाल के तौर पे आपको यूज़र से कोई लिंक लेनी है। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हो डेवलपर्स के लिए और आप कह रहे हो कि भाई मिसाल के तौर पे कि भाई आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे अपनी लिंक डालो गिटहब की या गिट की, और मुझे असाइनमेंट यहाँ पे इस तरीके से सबमिट करवा दो यूआरएल पे। तो उसके लिए क्या करोगे आप कि आप यहाँ बताओगे, आप यहाँ पे एक लेबल दे दोगे और बोलोगे कि प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, और साथ में आप इनपुट की फील्ड लगा दोगे किसकी, यूआरएल की। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ आपको तो यहाँ पे ये मुझे यूआरएल दे देगा होपफुली। चलो हम एक काम करते हैं, इसको मैनुअली यूआरएल यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसने ऑटो सजेस्ट भी मुझे यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये इसका कोई काम है नहीं। ठीक है जी, अब मैं करूँगा इसको सेव। मैं इसका नेम अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के फ़ौरन बाद देखो मेरे पास यहाँ पे एक यूआरएल ऐड करने का ऑप्शन आ गया। अब देखो यहाँ पर ना मैं सिवाय यूआरएल के कुछ और चीज़ एंटर नहीं कर सकता। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो होपफुली ये मुझे एक एरर दे दे। अच्छा ये अभी मुझे एरर नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? ये बेसिकली यूआरएल को रीड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा लेकर आते हैं। ठीक है, और हम चेक करते हैं कि हमारे पास यूआरएल आ रहा है या नहीं आ रहा। टेक्स्ट आ रहा है, यूआरएल का ऑप्शन हमें ये नहीं दे रहा। तो ठीक है, लेट्स सी, दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा ऊपर आके हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये टैग्स हमारे पास HTML5 को सपोर्ट तो करते हैं, बट ये मुझे URL क्यों नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, सबमिट के बटन को उठा करके मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और मैं इसका चले नेम भी ना साथ में दे ही देता हूँ, लेट्स से URL। ठीक है, सेव कर लेते हैं और नीचे आते हैं।
हमने क्या चीज़ गड़बड़ कर दी यहाँ पे। हमने यहाँ पे ओके, तो हमने यहाँ पे ये वाला टैग प्रॉपर नहीं उठाया था। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास ये फॉर्म लोड होगा, देन देखते हैं हम। अच्छा, ये हमें एज सच कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा। लाइक मैं कुछ और कुछ भी लिख देता हूँ और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तब भी ये मुझे नहीं, लिंक थोड़ी आएगी। देखो, जब भी आप फाइल अपने पास एंटर करोगे ना, तो फाइल से आपको लिंक जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप किसी क्लाउड के ऊपर उसको अपलोड नहीं करोगे। आप समझ रहे हो, जब तक आप क्लाउड के ऊपर अपलोड नहीं करोगे जब तक थोड़ी आपको उसकी जो लिंक है वो मिलेगी। एक काम करते हैं, हम यूआरएल को कैपिटल करके देखते हैं। लेकिन ये स्मॉल ही रिकमेंड कर रहा है, लेकिन जो है ये वर्क नहीं कर रहा। हम्म, अच्छा, कोई क्वेश्चन आया हमारे पास, लेट्स सी। देखो, यूआरएल से आप कोई भी यूआरएल यूज़र से कह सकते हो कि भाई आप यहाँ पर अपना यूआरएल एंटर करो। ठीक है, लाइक मैंने कह दिया इन दी फॉर्म ऑफ यूआरएल। जैसे आपने ईमेल देखा था ना, ईमेल का टैग आपने देखा कि भाई ईमेल के अलावा मैं यहाँ पे कोई और चीज़ एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से आपका यूआरएल का टैग है कि आप यूआरएल की बजाय यहाँ पे कोई और चीज़ यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। यही चीज़ ये बुक आपको शो करवा रही है कि जैसे ही इसने कोई और चीज़ लिखी यहाँ पे, तो उसके पास नोटिफिकेशन लिखी हुई आ गई कि भाई प्लीज़ एंटर अ यूआरएल। ठीक है, तो हमने अभी वही चीज़ करी है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे ये ऑटो सजेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, तो इसने हमें यहाँ पे सजेस्ट कर दिया और इसने यहाँ पर रीड भी कर लिया कि क्या कह रहा है कि प्लीज़ एंटर अ यूआरएल। बात समझ रहे हो मेरी? जब तक हम कोई प्रॉपर यूआरएल एंटर नहीं करेंगे ना, जब तक ये हमारी नोटिफिकेशन हमें देता रहेगा। लेट से हमने यहाँ पे दे दिया www डॉट कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, लेट से google.com। तो अब ये वैलिड हो गया और अब यहाँ पे हम इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये वाला बॉक्स पढ़ें, थोड़ा सा इसके बारे में ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ अपनी एक नज़र से गुजार लेते हैं। अ यूआरएल इनपुट कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर asking a user for a web page address. Browsers that support HTML5 validation will check that the user has provided information in the format of a URL. Some smartphones also optimize their keyboard to display the keys you are most likely to need when they are entering the URL. अब देखो, मैंने ये वाली बात आपको बताई थी कि यार जब भी आप यूआरएल एंटर करते हो या कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड आप एंटर कर रहे होते हो फॉर्म में, तो आपका जो मोबाइल के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे आपका डायलर पैड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है सेम कि आपका जो पैड है, की पैड, वो डायरेक्टली उन कीज को आइडेंटिफाई करवा देगा जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, कि आप लोग चाहो तो अपने पास मोबाइल में भी करके देख सकते हो, बट मसला यहाँ पर ये है कि आप जो फॉर्म बना रहे हो ना, वो फॉर्म अपने सिर्फ पीसी के ऊपर ही खोल के देख सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप किसी होस्टिंग पे अपलोड नहीं करते या किसी क्लाउड पे अपलोड नहीं करते। तो वो मैं इसी वजह से बोला था कि गिटहब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ से आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, अच्छा इकरा आप मुझे बताइएगा कि आपने एक सवाल किया था तो वो क्लियर हुआ आपको? कैसे लिंक्ड इन प्रोफाइल यूआरएल आजकल मांगते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई ज़्यादातर फॉर्म्स के अंदर जो है वो लिंक्ड इन की लिंक मांग रहे होते हैं कि आप लोग अपनी लिंक्ड इन की जो लिंक है वो दें अच्छी तरीके से डिफरेंट जगहों पे। तो वहाँ पर ये चीज़ काम आती है इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक है, यानी कि हम अपना असाइनमेंट को HTML के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाली बात समझ नहीं आई कि हम अपने असाइनमेंट को HTML के थ्रू सबमिट करवाएंगे। देखो, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना फिलहाल, ये सारा स्टैटिक काम है, डायनेमिक कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सारा हार्ड कोड हुआ हुआ है।
दूसरा ये कि यहाँ पर आप जो असाइनमेंट्स अपलोड करोगे ना, फिलहाल तो आपका तरीकेकार वही रहेगा कि आप गूगल फॉर्म पे अपलोड करोगे, सॉरी गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करोगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाह रहे हो कोई भी वेबसाइट या कोई भी फॉर्म, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे यहाँ पे ईमेल की इनपुट फील्ड चाहिए, और ताकि मेरा यूज़र आकर के सिर्फ इनपुट की फील्ड को ही एंटर करे, उसके अलावा कुछ और चीज़ एंटर ना करे, तो वहाँ पर मेरे पास ये नोटिफिकेशन आएगी कि भाई आपने वैलिड एंटर नहीं किया है, आपने इनवैलिड एंटर किया है, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई तो मुझे बता दें, ठीक है, हो गई क्लियर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन था हमारे पास? ठीक है, सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अच्छा कवल, आपको क्लियर हुई बात जो आपने पूछी थी, वो भी आप मुझे बता दें। अच्छा, HTML5 सर्च इनपुट, इसके बाद हमारे पास आता है सर्च का ऑप्शन कि भाई यूज़र जब आएगा तो आपको वहाँ पे ऊपर एक सर्च का बटन भी चाहिए होता है, ठीक है ना, कि भाई यूज़र के लिए जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो या अपने लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो ऊपर आपने अक्सर देखा होगा टॉप राइट साइड पे नेव बार के अंदर एक सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। तो वो सर्च का ऑप्शन आप यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू सर्च से लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी जरा थ्योरी पढ़ते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स फॉर अ सर्च क्यूरीज, HTML5 provides a special search input, ठीक है। To create a HTML5 search box, the input element should have a type attribute whose value is search. Older browsers will simply treat it like a single line text box. Recent browsers add some features that improve usability. For example, Safari on a Mac adds a cross to clear the search box when you have started to enter information. Safari also automatically rounds the corners on the search input field, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास अगर आपको एक सर्च के एलिमेंट एंटर करवाना है अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, तो वहाँ पे आप जो है इनपुट टाइप क्या दोगे, सर्च, इनपुट टाइप सर्च दोगे, और आपके पास यहाँ पर आपके पास जो सर्च का ऑप्शन है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके बरक्स हमने कल की क्लास में, मुझे याद पड़ रहा, हमने एक चीज़ देखी थी कि जब हमने पासवर्ड यूज़ किया था तो वहाँ पे आई बटन, हमारे पास जो फायरफॉक्स है, सॉरी जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, वो हमें आई का बटन दिखा रहा था, ठीक है। इसके बरक्स हमारे पास जो ब्राउज़र है वो हमें आई बटन नहीं दिखा रहा था। अब ये होता है फ़र्क यहाँ पे ब्राउज़र टू ब्राउज़र, कि ब्राउज़र इट सेल्फ आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे उन्होंने यहाँ पे मैक की बात की, तो मैक के अंदर एक ब्राउज़र इनका इट सेल्फ बिल्ट इन होता है जो कि सफारी होता है। जैसे हमारे पास विंडोज़ में क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, क्योंकि विंडोज़ का अपना ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। इसी तरीके से मैक का है सफारी। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप मैक में यूज़ करोगे तो वो आपको एक फीचर ये प्रोवाइड करता है कि जो सर्च का आपकी फील्ड है, सर्च की इनपुट की फील्ड है, उसके कॉर्नर्स को राउंड कर देगा, और यहाँ पे देखो एक क्रॉस का बटन आता है यहाँ पे बना हुआ, तो वो क्रॉस का बटन आपको लाके दिखा देगा ताकि आप अपने जो फील्ड है उसको क्लियर भी कर सको, और दूसरे जो ब्राउजर से हो सकता है कि वो इसको ना शो करवा सकें। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हमने बोला कि भाई हमें यहाँ पे इनपुट चाहिए सर्च। मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पे ये रहा मेरा सर्च, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, नेम में दे देता हूँ कि सर्च, और आईडी भी मैं लेट से सर्च दे देता हूँ। इसका मैं लेबल दे दूँगा ठीक है। अब मैं अपने फॉर्म्स के ऊपर आऊँगा और देखता हूँ कि मेरे पास सारे फीचर्स में से कौन कौन से फीचर्स मेरा ब्राउज़र मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो सर्च का मेरे पास यहाँ पे बटन इनपुट फील्ड आ गई, लेकिन इसके एजेस राउंड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सफारी का ब्राउज़र कह रहा था कि हमें, थ्योरी में हमने पढ़ा कि सफारी का ब्राउज़र ही हमें वो सिर्फ जो फैसिलिटी है या फीचर है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब लेट से मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने एड्रेस को, और मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरा एज का ब्राउज़र है ये क्या फीचर्स मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो मेरे पास सर्च का ऑप्शन आ रहा है ये भी मुझे सिंपल यही फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये मुझे क्रॉस का ऑप्शन दे रहा है, हाँ बिल्कुल, ये मुझे यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मैं इससे अपनी फील्ड को यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, ब्राउज़र पे देखता हूँ कि क्या ये मुझे क्रॉस का ऑप्शन दे रहा है, तो बिल्कुल ये मुझे यहाँ पे क्रॉस करने का ऑप्शन दे रहा है। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है, हाँ एग्जैक्टली। और ये ब्राउज़र के ऊपर होता है, पता है, जो आपके पास पासवर्ड के ऊपर जो हिडन चीज़ आ रही थी वो भी ब्राउज़र टू ब्राउज़र के ऊपर वेरी करती है, लेकिन पासवर्ड क्योंकि यूनिवर्सल है
तो हर जगह आपको वो हिडन चाहिए होती है, तो हर ब्राउज़र में वहाँ बिल्ट इन होता है कि उसको आपको हाइड कर देना है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा और आगे, अच्छा हाँ, अब एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और है कि लेट से कल आपने एक सवाल किया था मुझसे कि कहा था कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अपनी इनपुट की फील्ड के अंदर यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ जाए, और जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो ख़त्म हो जाए खुद ब खुद। कल एक सवाल था मेरे पास, ये आया था, तो आज हम उसको देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जब फॉर्म्स वगैरह भरे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के पास अंदर ही जो है ना लिखा हुआ आ रहा होता है कि प्लीज़ एंटर योर टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास सर्च की इनपुट फील्ड है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्लेस होल्डर का। किसका? अब देखना, एंटर एनी वर्ड टू सर्च। कि मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे ही मेरे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा तो अब आप लोग देखना, देख रहे हो, एंटर एनी वर्ड टू सर्च। अब देखो सर्च पूरा क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि यहाँ पे इसके पास स्पेस खत्म हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनी को हटा देता हूँ और एंटर वर्ड टू सर्च करता हूँ सिर्फ, तो मे बी कि यहाँ पे इसका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। कर सकते हो, देखो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो इजीली। अभी आपको अगर यहाँ पे हाइट सेट करनी है इसकी, लेट्स से 100 पिक्सल्स, लेट्स सी ये इसको रीड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, वरना फिर हमें वही करना पड़ेगा कि हमें इंटरनल स्टाइलिंग या एक्सटर्नल स्टाइलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ कर रहा हूँ, और स्टाइल के टैग से मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेंथ ब्रेड तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर होती है ना, लेंथ ब्रेड का यहाँ पे सिर्फ हाइट और विड्थ चलती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो भाई, ये बात है, पूछ लिया था कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब देखो ये भी पॉसिबल कि ये इसको रीड कर ले। अब एक सेकंड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर सेव करने के बाद अब शायद ये रीड कर ले इसको। तो हाँ, इसने रीड कर लिया। तो देखो तरीक़ेकार क्या है कि अगर आपकी हाइट और विड्थ अगर डायरेक्टली आपका जो इनलाइन टैग है अगर वो रीड नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जैसे हाइट रीड करता है अक्सर, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लिखने के बाद इक्वल्स टू लगाओगे, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना जो वैल्यू है वो इनपुट करोगे। ठीक है, ये करके मैंने ऑलरेडी आज से तकरीबन 2-3 क्लासों पहले दिखाया भी था। ये आप लोगों को अगर याद हो, जो भी क्लास में एक्टिव थे, तो ये हमने देखा था पिछली क्लासों में। ठीक है, अब मैं अगर इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं इसी के अंदर कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगा के या मैं डायरेक्टली विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ इसकी। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट से 100 पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी विड्थ भी होपफुली यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, देखो इंक्रीज़ नहीं हुई, कम हो गई बल्कि, क्योंकि इससे पहले इसकी विड्थ ज़्यादा थी। अब लेट से मैं अगर इसको करता हूँ 200 पिक्सल्स, तो मेरी जो विड्थ है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? देखो बढ़ गई। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर देख ली। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग। आपने कहा कि पूरी यहाँ पे ये पूरा अंदर का एरिया ब्लैक है। कौन सी लाइन की बात कर रहे हो आप? यानी ये आप कह रहे हो कि जो इनपुट की फील्ड है अंदर से वो ब्लैक होती है, वाइट होती है, और ऊपर से लाइन जो है, लाइन, लेकिन मैं लाइन समझ नहीं पा रहा आपकी बात कि लाइन क्या कहना चाह रहे हो आप आइडेंटिफाई करो, खड़ोगे मुझे, खड़े होकर आइडेंटिफाई कर लो, मसला नहीं है। हाँ, बॉर्डर बॉर्डर लाइन। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अब आपकी बात समझ गया। बेसिकली
जो लाइन आप कह रहे हो, इनका एक सवाल है कि भाई ये जो बाहर जो बॉर्डर है बेसिकली, ये कहना चाह रहे हैं कि ये होता है ब्लैक में, और अंदर जो आप टेक्स्ट ऐड करते हो वो आपका लिखा हुआ आ रहा होता है वाइट में। ठीक है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बॉर्डर है, ठीक है, वो क्या है, ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लैक से लाइट कलर है। अब मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ स्टाइलिंग के अंदर, ठीक है, स्टाइलिंग के अंदर ही मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना साथ साथ स्टाइलिंग के साथ थोड़ा सा इंटेलिंग करवाता रहूँ, ताकि थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको स्टाइलिंग के मिलते रहेंगे ना, तो आगे आगे आप लोगों को स्टाइलिंग पढ़ने के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट सपोज मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग बॉर्डर ऐड करवाना है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर मुझे यहाँ देना पड़ता है, मुझे पहले बताना पड़ता है बॉर्डर कि मुझे देना है सॉलिड। बॉर्डर की 2 से 3 टाइप्स होती हैं। आपने देखा होगा कि डैश जो होते हैं ना, डॉटेड बॉर्डर्स, वो भी होते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डैश होते हैं आपके पास, इस तरीके के बॉर्डर्स भी होते हैं। और जो अभी यहाँ पे डला हुआ है ना पूरा, ये सॉलिड बॉर्डर है। तो यहाँ मैंने टाइप डिफाइन कर दी सॉलिड, और यहाँ मैं इसका कलर डिफाइन कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा, तो होपफुली यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर आ जाना चाहिए। देखो बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का। अब प्लेस होल्डर का काम क्या है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास जो अंदर का टेक्स्ट है, कुछ भी चीज़ लिखने पे वो गायब हो जाएगा। देख रहे हो, मैंने कोई भी एंटर करी, गायब हो गया टेक्स्ट मेरा। मुझे यहाँ पे रिमूव नहीं करना पड़ा, जैसे यहाँ पे था ना ऊपर, कहाँ गया, यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ रहा था। मैंने इसकी वैल्यू को दिया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे बार बार जाकर के हटाना पड़ रहा था। देखो कमेंट्स में हमने क्या किया था, कमेंट्स भूल गए। मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने क्या किया था कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को एंटर योर टेक्स्ट दिया हुआ था। अब मैं अगर इसको हटा दूँ, हटा करके मैं बोलूँ कि भाई मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर का फ़ायदा क्या है, देखना कि जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ऑटोमेटिकली वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यूज़र को खुद ब खुद आकर के रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये सवाल था कि बॉर्डर हमारे पास ब्लैक आ गया, और अंदर का जितनी भी टेक्स्ट की फील्ड है वो सारी आएगी वाइट में। तो अब देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट का कलर चेंज, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है कलर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कलर को टारगेट करूँगा, और कलर को टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना कलर डिफाइन कर दूंगा वाइट, और #FFF जो कोड है बेसिकली वो वाइट कलर को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो मैंने #FF करके दे दिया। ठीक है, अब देखना, अब जैसे ही मैं कोई चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा मेरा पेज हो जाए रीलोड। अच्छा, अब देखो जैसे मैं कोई चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो लिखा रही है वाइट में। नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सब चीज़ वाइट में। अब मैं इसका करता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने लेट से इसको कर दिया ब्लैक में। अब देखना, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो ब्राउज़र का पेज है ना वो वाइट है, उस पर आप ऑलरेडी अगर वाइट से लिखोगे ना, कुछ नज़र भी नहीं आएगा। अब उसके अंदर टेक्स्ट वाइट लिखा है। हाँ, तो यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि ये तो index.html आपको इस वजह से विजिबल है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। आप समझ रहे हो? तो मैंने यही तो चीज़ करी है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड को ले लिया ब्लैक में, बॉर्डर ऑलरेडी ब्लैक है। देख क्यों नहीं रहा? देख इस वजह से नहीं रहा है। मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना बॉर्डर नजर आ जाए। मैं इसको सेव करता हूँ, होपफुली आपको बॉर्डर दिख जाए। दिखा बॉर्डर? अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर करूंगा ना, अब देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जो आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है वो भी देखो वाइट में। अब मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे फुरकान का नाम लिख रहा हूँ, तो देखो सब चीज़ वाइट में लिखा रही है। बात समझ आ गई? तो आप स्टाइलिंग के थ्रू कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, बात समझ आ रही है? अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है शायद। अच्छा, कोई सवाल कोई भी नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमने सर्च की, इनपुट की जो फील्ड है वो हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर को भी देख लिया, और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो चैप्टर है फॉर्म्स का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा होगा चैप्टर नंबर 8 का एक्स्ट्रा मार्कअप्स।
कि डिफरेंट मार्कअप्स होंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ, जस्ट इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे जा करके। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसके कुछ चीज़ें दिखाऊँ कि कमेंट्स इन HTML, कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है, कंट्रोल/। तो ये एक बेसिकली एक शॉर्टकट है, इसकी मार्कअप कहलाती है ये। आईडी का एट्रीब्यूट, याद है आईडी के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, क्लास एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे जो है ना एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं मार्कअप्स। अब ब्लॉक एलिमेंट्स, कि भाई ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इन लाइन एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इन डेप्थ पढ़ लिया है, ठीक है। ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक, ठीक है, डिफ का इस्तेमाल करते हैं हम। मैंने बताया था कि डिफ एज अ ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है या ग्रुपिंग करने के लिए। पेन के टैग के बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे अब ये है आई फ्रेम्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे इन डेप्थ कि आई फ्रेम्स कैसे वर्क करती है, क्योंकि आई फ्रेम्स HTML का एडवांस टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है कि एजेक्स इज नाउ यूजिंग टू क्रिएट HTML फॉर्म। एजेक्स एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है आपके आई फ्रेम्स को बनाने के लिए। अब इसकी अगर हम शॉर्ट की देखें यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आई फ्रेम्स को आइडेंटिफाई किया, लिखा आई फ्रेम्स, इसकी विड्थ और हाइट सेट की, ठीक है, और इस पर एक लिंक दे दी सोर्स की। और इसमें इन्होंने क्या किया, जो लिंक दी उन्होंने एक मैप की लिंक दे दी। तो अब होगा क्या कि इसने खुद ब खुद एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स बना के उसी के अंदर उसने उस जगह पे मैप को शो करा दिया जस्ट। लेकिन आई फ्रेम्स का खाली काम ये नहीं है, आई फ्रेम्स का काम बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवांस में भी आता है। लाइक आपके पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, लेकिन आई फ्रेम्स का मसला यहाँ पर ये आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस पे जाओगे ना, तो बगैर जावास्क्रिप्ट के आप आई फ्रेम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हम, ठीक है जी बिल्कुल। अब देखो चले मैं आई फ्रेम्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आई फ्रेम्स के बारे में मैंने ये बताया था कि देखो आई फ्रेम्स में क्या किया इन्होंने कि भाई आई फ्रेम का जो टैग है वो आइडेंटिफाई किया। मतलब आई फ्रेम इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लो, इसका ओपनिंग टैग है और इसी के अंदर ही इसका यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, अलग से कोई टैग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने विड्थ डिफाइन की, हाइट डिफाइन की, और SRC इट मीन सोर्स एक लिंक प्रोवाइड कर दी कि अब इस लिंक के अंदर जो भी चीज़ होगी वो इस पर्टिकुलर बॉक्स एरिया के अंदर आकर के मुझे विजिबल हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो वीडियो लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैच शो करवा सकता हूँ, मेरी मर्जी, इट्स अप टू यू। ये काम होता है आई फ्रेम्स का, ठीक है। कल हम इसको यानी कि नेक्स्ट क्लास में एक दफ़ा परफॉर्म भी करके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर हम चाहें तो इसके अंदर फ्रेम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग भी ऐड कर सकते हैं कि अगर इस बॉक्स के अंदर रहते हुए हमें स्क्रॉलिंग चाहिए तो वो भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सीमलेस है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस, उसके लिए आप लोग मेटा का इस्तेमाल करते हो। ये सारी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत नीचे हो, मेटा आपकी एसईओ को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट सर्च होनी होगी तो वो मेटा के अंदर आप ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग पे आए, ठीक है। अच्छा, अब हम बहुत नीचे चले गए थे। अच्छा, ये रहे। इसके बाद हमारे पास आएंगे स्केप कैरेक्टर्स। स्केप कैरेक्टर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई अगर हमें इस तरीके की कोई साइन चाहिए, लेस देन की साइन, एंड की साइन अगर हमें ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, और M% की साइन हो कोई आपके पास, और इसी तरीके से आपके पास पाउंड्स की साइन है, येन की साइन है, और आप लोगों ने देखा होगा कि एक साइन आपके पास आती है कि कॉपीराइट वाली, ये वाली कॉपीराइट की, और अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो R करके आ रहा होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड आपकी है। तो इन सारी साइंस को हम देखेंगे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, किसकी चीज़ की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके सवाल को समझा नहीं। अच्छा, फिग्मा के ऊपर बनाया आपने। देखो, मैंने ये बात स्टार्टिंग में बताई भी थी कि फिग्मा को कभी भी आप कोडिंग से कंपेयर नहीं करना। फिग्मा एक सिर्फ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपको स्टैटिक या डायनेमिक डिज़ाइंस बना के दे देगा। आपके पास सिर्फ एक डिज़ाइन आ गया हाथ में कि भाई ये डिज़ाइन है आपके पास आपकी वेबसाइट का। हाँ, सिर्फ वेबसाइट के डिज़ाइन बनाते हो, मोबाइल के, एप्लीकेशंस के, किसी भी चीज़ के एक्स्ट्रा डिज़ाइन बना सकते हो। अब अगर आपको
कोडिंग करनी है, सेम कोडिंग, तो आप उसको डिज़ाइन को देखते हुए खुद कोड करते हो HTML CSS के अंदर। समझ आई बात? हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि हम अपने डिज़ाइन को लिंक करवा दें HTML के साथ, लिंक नहीं है आपस में, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए आप लोगों के? अच्छा इकरा, मैंने आई फ्रेम्स रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया कि आई फ्रेम्स के बारे में आप मुझे बता दें। और दूसरा ये कि अब मैं क्लास के अंदर छोटा सा एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए। जो स्टूडेंट्स लैपटॉप पे हैं ज्वाइन किए हुए, तो वो लैपटॉप पे अपने पास कर लें। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं तो वो अपने पास कॉपी निकाल लें या लैपटॉप निकाल के जो है वो टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ। ठीक है, फुरकान, कवल, इकरा और अलीशा, ठीक है आप लोग हैं, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो एक टास्क है आपके पास। वो टास्क ये है कि आप लोगों को एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, एक फॉर्म, क्योंकि हमने आज फॉर्म पढ़ा है। उस फॉर्म के अंदर, अच्छा फॉर्म में ना हम लोगों ने कुछ और चीज़ें थोड़ी सी मुझे याद पड़ रहा है कि हमने ना मिस कर दी हैं। ठीक है, तो मैं पहले वो कवर करवा दूँ। लाइक इनपुट के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे होता है एक, यहाँ पे नंबर का ऑप्शन देख रहे हो, नंबर। अगर मैं नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा ना, लेट्स से नंबर, और आईडी पे मैं इसकी नंबर दे रहा हूँ। अच्छा ये चीज़ें ना कुछ बुक में नहीं है लिखी हुई, तभी मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें पता हो, हर चीज़ हर सिनेरियो में। अब देखो मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करने के बाद थोड़ा सा मेरा फॉर्म लोड होगा, और लोड होने के बाद यहाँ पर मैं अपने सिर्फ नंबर्स को एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। अब देख रहे हो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे इस टाइम पर मैं अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहा हूँ लाइक ABCD, तो टाइप नहीं हो रहा है। इट मीन मुझे उस चीज़ का एक्सेस नहीं मिला हुआ। जैसे ही मैं 1 2 3 ऐड करूँगा, वैसे ही मेरे पास टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एरो कीज आपके पास आ रही हैं, इनके थ्रू आप बढ़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, और इसकी आप लेंथ भी सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम लेंथ में आप क्या देना चाह रहे हो। अच्छा इसके स्टेप्स, इसमें होता है स्टेप काउंट, लाइक 1 या 5 का। अगर मैं 5 का स्टेप काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो जब भी मैं अपनी एरो की से इसको बढ़ाऊंगा तो मेरा हर दफ़ा 5 स्टेप ज़्यादा बढ़ेगा। देखो कैसे, मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, अब 2 के बाद मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ अपने स्टेप्स को। तो देखो जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया 5 हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा, 20। क्यों आया 20? क्योंकि 5 के स्टेप से वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि 5 से आगे बढ़ रहा है वो। ठीक है, फिर दोबारा बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा, 25। फिर बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी स्टेप काउंट को कर दूं 1 पे, तो अब क्या होगा कि ये एक काउंट आगे बढ़ेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर मैं इसको पॉइंट पे ले जाऊं, 0.001 या 0.01, तो फिर वो 0.01 करके आगे बढ़ता रहेगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो देखो अब मैंने लेट से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और क्या होती है हमारे पास टाइप्स के अंदर, हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं। अच्छा हमने यहाँ पर डेट देख लिया है, और फाइल्स का देख लिया, इमेज। अच्छा अगर डायरेक्टली मंथ एंटर करना है ना, तो यहाँ पे मंथ का हमारे पास ऑप्शन आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ अपने पास जो मेरे पास जो मंथ है ना, मैं वो एंटर कर सकता हूँ। देख रहे हो, लाइक अब मुझे सिर्फ ये मंथ का एक्सेस दे रहा है। मैं यहाँ से इसकी जो ईयर है मैं उसको नहीं कर सकता सेट, मैं इसकी जो डेट्स हैं उनको अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जो मंथ है मैं उनको सेट कर सकता हूँ। देख रहे हो, वैसे ये इतना यूसेज नहीं है इसका, क्योंकि हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं टोटल पूरा, यानी कि डेट करके, और डेट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, मंथ, ईयर और आपके पास डेट्स। जैसे ये वाला ऑप्शन है, इसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास टैग्स हैं। और अब मैं आपको एक क्विक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को, या मैं काम करता हूँ मैं नोट पैड पर लिख देता हूँ। ठीक है,
अच्छा, स्टूडेंट्स जो मेरे पास ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं, काइंडली मुझे एक दफ़ा बता दीजिएगा कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हैं या कोई अगर कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन आ रही है तो काइंडली आप लोग मुझसे एक दफ़ा दोबारा पूछ लें। अच्छा अरीशा, आपको सारी बातें क्लियर हैं क्योंकि आपका कोई भी रिस्पांस अभी तक क्लास में आ नहीं रहा। मैं देख रहा था स्टेट आपका रिस्पांस क्लास के स्टार्टिंग में आया था, बट आप मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं ताकि फिर हम आगे की तरफ चलें। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक मज़ेदार सा असाइनमेंट लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दूं, ये जूम हो रहा है। ठीक है। काम करते हैं, टेक को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या लिख रहा हूँ मैं? समझ गए क्या कहा मैंने? कि एक फॉर्म बनाओ जिसमें आपको एक नाम इनपुट लेना है, नंबर इनपुट लेना है, फादर नेम इनपुट लेना है, डेट ऑफ बर्थ उसकी इनपुट लेनी है। ठीक है, आईडी कार्ड की जो इमेज है आपको वो भी चाहिए यूज़र की, और ये सारी फील्ड्स आपके पास इनपुट में होनी चाहिए, और लेबल साथ में आप लगाओगे। ठीक है। इन लास्ट यू ये है बेसिकली ऐड अ सबमिट बटन। ठीक है। और नोट यूज फील्ड सेट ऑल्सो। ठीक है, फील्ड सेट का आप यूज़ करोगे और यहाँ पे एक सबमिट का बटन लगाओगे एंड में, बिल्कुल फॉर्म के नीचे। ठीक है, तो ये बनाना शुरू करो। अगर मुझे कोई चीज़ याद आएगी तो मैं यहाँ पे ऐड और कर दूंगा, वरना फिलहाल अभी इसी को बनाओ। क्योंकि एक सेकंड रुक जाओ, बल्कि एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि मैंने और क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स तो करें, मज़ा नहीं आएगा वरना ऐसे, ये तो बहुत आसान सा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसकी ना छोटी मोटी स्टाइलिंग अगर करना चाहो ना, तो स्टाइलिंग आप इनलाइन कर सकते हो, मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि कहाँ गई? हम्म। ठीक है, यानी कि अब आपने क्या करना है
कि एक आपने बनाना है फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपको एक लॉगिन बनाना है, ठीक है, ईमेल के थ्रू। उसके बाद उसका एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यूज़र से उसका नेम मांगना है, नंबर मांगना है, फादर नेम मांगना है, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड की इमेज मांगनी है। अच्छा, उसके बाद यूज़र से आपने पूछना है कि उसका जेंडर क्या है, आइदर वो मेल है, फीमेल है, या जो भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोर्सेज, जो भी कोर्सेज में वो एनरोल है। मेरे ख्याल में कोर्सेज की स्पेलिंग सही है कोर्सेज की, आई थिंक गलत है शायद, खैर चेक कर लेना। अच्छा, उसके अलावा कोर्सेज यानी कि आपके पास मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के ना 4-5 ऑप्शंस आप ऐड करोगे ताकि यूज़र उनमें से किसी भी 2-3 को सिलेक्ट कर ले, या एटलीस्ट एक को सिलेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, एक हिंट मैं दे देता हूँ कि जेंडर के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे, रेडियो बटन का। और यहाँ पे जो कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उसमें आप इस्तेमाल करोगे किसका, चेक बॉक्स का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लास्ट में एक सबमिट का बटन लगाना है, और ये पूरा फॉर्म आपने बनाना है यूजिंग द फील्ड सेट। साथ में लेजेंड का जो इस्तेमाल होता है वो भी करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट लॉगिन एंड पासवर्ड फील्ड, ठीक है, ये तो आपने बनानी है। तो ये चीज़ें हैं, ये करो अभी और मुझे चेक कराओ, ठीक है। कुछ मसला हो तो पूछ लेना। मुश्किल है क्या है भाई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है मैंने, लेकिन ये है आसान। देखो, जब भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएगी ना आपके पास, तो वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ही होगी। इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि भाई ये चीज़ें आपको बनानी है, बना के देनी है आपने। कंपनी में ऐसे ही होता है, या कोई क्लाइंट अगर आपके पास कांटेक्ट कर रहा है तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दे देगा कि भाई मुझे ये फीचर्स चाहिए अपनी वेबसाइट पे, ये आप बना के मुझे दे दो। अब वो आपको खुद ही सोचना है कि यार मैंने जो चीज़ें सीखी हुई हैं, मैं उनमें से किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? तो ये एक अप्रोच होती है पहले से सीखने की कि यार किस तरीके से मैं क्लाइंट के साथ डील कर सकता हूँ। अब देखो, इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप करोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि यार किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो इसको समझो, इसको करो। 15 मिनट है आपके पास, 10 से 15 मिनट, ठीक है। क्लास हमारी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है अब, लेकिन 10 मिनट्स में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको बैठ के अभी। और ऑनलाइन वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि सारे अभी जो है ना वो लैपटॉप पे होंगे, तो वो लैपटॉप पे करेंगे, ठीक है। लॉगिन का मतलब वो कैसे होगा? देखो, लॉगिन का मतलब बहुत आसान है। आपने एक इनपुट की फील्ड लेनी है ईमेल की, और साथ में इनपुट की फील्ड लेनी है पासवर्ड की। तो आपका वो वहाँ पे स्टार्टिंग में लॉगिन का बन जाएगा ऑप्शन। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में अभी जो है वो बंद कर रहा हूँ फिर।